गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स का ये लेवल नंबर 9 है और यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में। तो अलजेब्रा भी मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें हम बीजगणितीय व्यंजकों का प्रयोग करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें मान कर लगाया जाता है, चीजों को मान लिया जाता है। क्लियर है? तो अलजेब्रा में जो आपको काम की चीज है टर्मिनोलॉजी, जिसे आपको आना ही चाहिए टर्म्स। एक तो होता है कांस्टेंट। क्लियर है? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर संख्या। अचर संख्या ये सब पता होना चाहिए क्या होता है कांस्टेंट टर्म। और एक इसी का समझ लो भाई होता है जो साथ में चलता है, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल्स। क्लियर है? यानी कि अचर संख्या। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अचर हो गया। वेरिएबल्स यानी कि चर संख्या। दो तरह की चीजें होंगी, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल्स होगा। अब क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या और वेरिएबल यानी कि चर संख्या। तो चर संख्या यानी कि जो चल सके, जिसका मान जगह जगह पर बदलता रहता है, वो होता है वेरिएबल नंबर। और यहां अचर संख्या यानी कि जो ना चले, जो ना चले, ऐसे समझ ले। क्लियर? इसका मतलब कांस्टेंट नंबर वो होता है जो फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है। मतलब आप सीधा बोल सकते हो हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। जिसका मान फिक्स होता है वो होता है अचर संख्या। और वेरिएबल नंबर किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स ना हो, यानी किसे आप बोल सकते हैं हुज वैल्यू इजंट फिक्स्ड। जिसका वैल्यू, जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे कहते हैं चर संख्या। दो चीजें क्लियर हुआ। अब क्या होता है, जब चर संख्या, जैसे यहां पर चर संख्या के रूप में क्या क्या होती है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या जो है पी, क्यू, आर, इस तरह से कोई भी आप एल्जेब्रिक यानी कि एल्जेब्रा अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर? और यहां पर कांस्टेंट नंबर में जैसे काउंटिंग वाला जो फिक्स, जिसका मान फिक्स रहता है, जैसे 1, 2 या कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं लिखता हूं एक्स, लिखता हूं, ये एक्स अकेला है, ये एक्स क्या है? अकेला है। अब इनको हम ये लिख सकते हैं, एक्स जब अकेला है तो इसका मतलब क्या है? एक एक्स है। या इनको ऐसे लिख दो, एक मल्टीप्लाई एक्स लिख दो। लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, ओके। लेकिन अगर यहीं पर मान लो 2 एक्स है, तो इसका मतलब यह है कि x और x 2 बार है। एक एक्स को मिलाकर 2x बना। एक तो ऐसे बनेगा, और इनको दूसरे तरीके से अगर तोड़ा जाए तो यहां पर इनको लिखा जा सकता है 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x, ये होता है। क्लियर है? 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x। जहां पर 2 क्या है, अलग अलग कर दिया गया, तो 2 कांस्टेंट नंबर है और x क्या है? वेरिएबल नंबर है। क्लियर है? एक तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता, उसको सीधा सीधा चिपका दिया जाता। क्लियर है? मतलब समझ में आया? इतना चीज ये क्लियर हुआ। अब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं ये चीज आपका हो गया, अब यहां से 2 चीजें सामने मिलती, यानी कि 2 चीज आपको फिर से समझना है। 2 आपने समझा, 2 टर्म्स, यहां पर 2 टर्म्स आपको और समझना है। एक लाइक टर्म जिसे कहते हैं सजातीय पद, लाइक टर्म जिसे कहते हैं सजातीय पद, और दूसरा होता है बच्चा अनलाइक टर्म, और जिसे कहते हैं विजातीय पद। सजातीय पद और अनलाइक टर्म को बोलते हैं विजातीय पद। अब ये क्या होता है ना? तो यहां पर नाम से क्लियर है, लाइक मतलब सजातीय, तो क्या समान रहे?
तो कभी भी अगर लाइक अनलाइक की बात होगी तो वेरिएबल नंबर समान रहेगी, याद रखना। यहां लाइक टर्म यानी सजातीय पद तो किसे कहेंगे या कौन से पद होंगे, जिनके या हां जिन जिन पद के या जिनके, है ना, ये वेरिएबल नंबर जिनके चर संख्या बराबर हो, जिनके चर संख्या बराबर हो। अचर से नहीं मतलब है, प्लस माइनस से नहीं मतलब है, बल्कि ऐसी संख्याएं जिन जिन संख्याओं की चर संख्या वेरिएबल्स बराबर रहेंगे उन्हें कहेंगे लाइक टर्म। जैसे मैं कह दूं 7x और या मैं कह दूं 7xy माइनस 2xy, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? आपको ये देखना है कि इसके चर यहां भी xy यहां भी xy, लेकिन अगर मैं कह दूं क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। आप करो नहीं x x से तो बराबर है, अरे नहीं, सारे चर संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अभी ये हटा देंगे, अब ये लाइक टर्म हो गया। आपको प्लस माइनस से नहीं देखना है, जिन संख्याओं के कॉमा लगा है इसका मतलब ये बता रहा है दो पद है, क्लियर है? इसका मतलब ये बताया जा रहा है दो पद है, समझ में आया? लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए, जैसे ये तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा, यहां पर ये पहला ये दूसरा। अब जैसे अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो जिनके चर संख्या बराबर ना हो, सिंपल से यहां पर क्या लिख सकते हैं, हुज वेरिएबल नंबर आर इक्वल, है ना, तो जिनके वही आरंट मैंने शॉर्ट में बोल दिया, जिनके चर संख्या क्या हो, बराबर ना हो, उसे कहते हैं अनलाइक टर्म। जैसे 7x² और यहां पर मैं लिख दूं 7y। अब ये क्या है, भले y इक्वल है लेकिन यहां पर x² y है, यहां पर केवल y है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है, विजातीय पद है। क्लियर बच्चा? अब क्या होता है ध्यान से समझो, यहां पर सजातीय विजातीय हम लोग समझ लिए। एक चीज आता है टर्म क्या होता है और टर्म कैसे बनता है ना, यानी कि अगला जो हम यहां पर देख लेते हैं पद, अगला देखते हैं पद यानी कि टर्म। ये जो पद बनता है ये कैसे बनता है? अब पद में एक प्रकार से ये अचर पद है, ये चर पद है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो पद बनता है, खासकर अभी हम एल्जेब्रिक टर्म की बात करें तो एल्जेब्रिक टर्म या तो केवल जो है वेरिएबल नंबर से बनेगा, क्लियर है? ऐसे समझो, या तो केवल किसे बनेगा, वेरिएबल्स या कांस्टेंट से बनेगा। या तो केवल वेरिएबल अकेला रहेगा, कांस्टेंट से बनेगा, हां वहां पर मैंने प्लूरल दिखा दिया सीधा, क्लियर है? या तो केवल चर संख्याओं से बनेगा, अरे ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, या तो केवल चर संख्याओं से बनेगा या तो अचर संख्याओं से बनेगा, या दूसरा कंडीशन है या तो इन दोनों के योग से, ठीक है? या तो दोनों मतलब समझ रहे हैं, चर संख्या और अचर संख्या दोनों के, ठीक, योग से यानी कि टोटल करने से, दोनों को प्लस करने से, या जो है योग से या अंतर से, डिफरेंस से, और अंतर का मतलब माइनस से, इस तरह से बनेगा। अब आप कह रहे हो मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, बिल्कुल, या तो है ना, या गुणनफल से, है ना, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई से, या जो भागफल से, ठीक, भागफल यानी कि क्वोशेंट, उन दोनों का आपस में डिवाइड करने से, इससे बनता है टर्म बनता है। जैसे मैं कह दूं 7 क्या टर्म है, हां पद है लेकिन अचर पद है, अंतर यही है। देखो यहां पर इसको
अच्छा ये चीज समझ में आए, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, अगेन इस चीज को बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, या तो अकेला रहेगा वेरिएबल्स, यानी कि अगर मैं कह दूं क्या x पद है, हाँ बिल्कुल पद है, लेकिन पद में चर पद है, कोई बात नहीं। अगर मैं कह दूं 7 क्या है, पद है लेकिन पद में अचर पद है। अगर मैं कह दूं 7 प्लस x, या जो है x प्लस 7, तो क्या ये है, बिल्कुल है, क्लियर है। अगर मैं कह दूं 7 माइनस एक्स, या इसको लिख दूं माइनस एक्स प्लस 7, ये भी है ना, यहां पर माइनस कर दे रहा हूं, या इसको उल्टा कर दो माइनस एक्स प्लस 7, ये भी सही है, या आप इसको उल्टा कर दो एक्स माइनस 7, दोनों एक ही नहीं है, अंतर है माइनस का। एक तब होता अगर इसको माइनस एक्स इसको प्लस, अब दोनों मतलब एक ही है, तो ये भी क्या है आपका पद है, क्लियर है। और इसी तरह अगर मैं कह दूं 7 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये सही तरीका नहीं होता, दोनों को चिपका दिया जाता है, क्लियर है। तो इसको जो है 7x, एक तो ये बनता है और एक x7, तो जो स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है ये माना जाता है, ये नहीं माना जाता, आपको ध्यान देना है, क्लियर है। इसके बाद में 7 डिवाइड x, इसको क्या लिखेंगे 7 अपान x, ये भी है आपका। अब ये सब क्या है, पद है, ये सब क्या है, पद है। अब देखो जनरली वैसे पद तो दो ही है, अचर और चर, लेकिन अभी हम लोग समझने के पर्पज से ये बताया गया। अब ध्यान देना, ये आप करो, ये क्या है, चर पद है, ये क्या है, अचर पद है। ओके बच्चा, यहां पर आप देख रहे हो, इसे ना तो पूरी तरह से चर पद बोल सकते हैं, ना ही अचर पद बोल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और बीजीय व्यंजक का मतलब, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बताओ समझ में आया, ये चीज होता है, ठीक। अब इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं, किसी बीजीय व्यंजक में अगर एक पद है, ध्यान से समझना, अब जो मैं बता रहा हूं कहानी लंबी होने वाली, किसी बीजीय व्यंजक में अगर केवल एक पद है, ठीक है, वो भी चर पद है, केवल एक पद है वो भी क्या है, चर पद है, तब उसे, या एक पद है, अभी ऐसा हटाओ, किसी बीजीय व्यंजक में एक पद है, चाहे वो चर पद हो चाहे वो अचर पद हो, तब ऐसे बीजीय व्यंजक को एक पद बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पद बहुपद, यानी किसी को आप बोल सकते हैं बहुपद। बस कंडीशन यही है, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन बहुपद में चर की घात 0 या माइनस में नहीं होना चाहिए। बहुपद की एक कंडीशन होती है, बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसकी कंडीशन होती है कि बीजीय व्यंजक में घात कुछ भी हो सकती है चर की, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन बहुपद में इसमें जो चर की घात होनी चाहिए, चर की घात, या चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, सीधा लिख सकते हैं इसमें चर की घात जो धनात्मक होनी चाहिए। अगर किसी चर की घात धनात्मक नहीं है तब समझ लो बहुपद भी नहीं। ये क्वेश्चन आता है, समझ पाए, किसी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात धनात्मक है तभी उसे बहुपद कहेंगे, अदरवाइज उसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो अगर किसी बहुपद में या बीजीय व्यंजक में, खासकर बीजीय व्यंजक कौन सा, बहुपद वाला, एक पद है तब उसे एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर उसमें दो पद हैं, जैसे 7x एक ही पद है, क्लियर है। अगर उसमें दो पद हैं
तब कहेंगे द्विपदी बहुपद। अगर उसमें दो पद हैं तब उसे क्या बोला जाएगा? द्विपदी बहुपद। और इसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बोलो, इतना समझ में आया? लेकिन इसी तरह आपके दिमाग में आ भी गया होगा, अच्छा 3 पद रहेंगे तब ट्राइनोमियल, 4 पद रहेंगे, अरे 3 पद रहेंगे तब ट्राइनोमियल, 4 पद रहेंगे तब उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे। लेकिन इसके पहले यहां पर एक जरूरी चीज है समझना, उसे समझ लेते हैं। यानी कि पद तो हम लोग समझ गए, अब यहां पर समझते हैं कि जो पदों का बंटवारा होता है वो कैसे होता है। तो ध्यान देना, पदों का बंटवारा यानी कि डिवाइडेशन ऑफ पद, अरे आई मीन टर्म्स, पदों का बंटवारा प्लस या जो है माइनस, इन्हीं दो चिन्ह से होता है। ध्यान देना, प्लस या माइनस से होता है पदों का बंटवारा। याद रहेगा, पदों का बंटवारा किससे होता है? या तो प्लस से होता है या तो माइनस से होता है। अगर मैं कह दूं 7x में कितने पद हैं? एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है। क्लियर? लेकिन मैं कह दूं 7x प्लस 5 प्लस में इसको 2 भाग में बांट दे, यानी कि 2 पद है। अभी समझ में आया? तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में या किसी बहुपद में 2 पद है तब उसे द्विपदी बहुपद, जैसे 7x प्लस 5y द्विपदी बहुपद है। क्लियर? अगर किसी बीजीय व्यंजक में 3 पद रहे तब उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तब क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। बोलो, इतना क्लियर हो पा रहा है सबको? नहीं तो नहीं लग रही है एकदम से, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से भाग जा रहा है भाई, सब समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब आप प्यार से गलती करोगे, 6x प्लस 5z माइनस 3x, बताइए क्या त्रिपदी बहुपद है? नहीं है। नमस्ते बच्चा, ये त्रिपदी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 6x और 3x। अब एक चीज तो मैंने बताई नहीं, ध्यान देना, यहीं पर मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं। जो लाइक टर्म होते हैं ना, जो लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म का ही यानी कि इन्हीं का ठीक है प्लस या माइनस होता है। लाइक टर्म का ही प्लस यानी कि योग या जो है माइनस यानी कि घटाव होता है। लाइक टर्म का ही प्लस या माइनस होता है, अनलाइक टर्म का प्लस माइनस नहीं होता। तो भाई 6x में 3x निकल जाएगा, तभी अल्टीमेटली क्या आएगा? 3x प्लस 5z। क्या ये अल्टीमेटली इसमें 3 पद हैं? नहीं, तो मतलब ये त्रिपदी बहुपद नहीं। त्रिपदी बहुपद बनाना है तो भाई यहां पर कुछ नहीं, 6x स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर। अब ये त्रिपदी बहुपद है। बताओ, समझ में आया? इतना क्लियर है ना? इस तरह से अरे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। क्लियर है? बोलो, इन्हीं लाइक टर्म का ही प्लस या माइनस होता है। ठीक, अब यहां पर पदों का बंटवारा आपने समझ लिया। अच्छा, 3 से ज्यादा पद है तब उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। बोलो, इतना क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और बाकी है, आपने ये समझ लिया, ये भी समझ लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें योग आता है और माइनस भी आता है, डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है पदों का। एक चीज मैं भूल रहा हूं, और वो क्या चीज है भाई? अब देखो, जैसे ये 7x प्लस 5y, क्या प्लस माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। अभी ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन किसी बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए और जहां से मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 8 लिख दिया, ऐसा बीजीय व्यंजक है ना, जो कि बराबर के साथ जिनमें LHS और RHS, जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर चिन्ह के द्वारा निर्धारित हो,
तो उसे बीजीय व्यंजक ना बोलकर उसे बोल दिया जाता है समीकरण, बीजीय समीकरण, एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन बोल दिया जाता है, इक्वेशंस यानी कि समीकरण बोल दिया जाता है। बोलो क्लियर है ना? यानी कि बीजीय व्यंजक को समीकरण तब बोलेंगे जब उसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष रहेगा तब, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। बोलो इतना क्लियर है? समीकरण कैसे बनेगा, बीजीय समीकरण, एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनते हैं। अब यहां पर बच्चा एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 7x² y, इसमें में एक ये पूछा जाता है कॉफिशिएंट पूछा जाता है, कॉफिशिएंट। अब ये क्या होता है? तो कॉफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, और हिंदी से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए काफी सारी चीजें होती ना, हिंदी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं कॉफिशिएंट को बोला जाता है बच्चा, गुणांक बोला जाता है। बस यहीं से याद रखो, डिफिनेशन कुछ नहीं, यही खुद ही चीख चिल्ला रहा है। गुणांक, गुणा का अंक, गुणा का अंक। अब जैसे 7x² में y का गुणांक क्या होगा या y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो ये खुद ही बता रहा है। 7x² में y को किससे गुणा किया गया है, तो y को 7x² से किया गया, तो क्या होगा गुणांक 7x²। मान लो हमने माइनस कर दिया, तब आप क्या कहोगे, माइनस। अब इसी में 7x² में मैं कह दूं x² का गुणांक क्या होगा, तब सिंपल सा जिसका पूछे उसको निकाल दो, जो बचे वही छाप दो। क्लियर है ना? x² का पूछा, अरे कहां भाग रहा है भाई, x² का पूछा तो उनको निकाल दो, बचा क्या, -7y। बस समझ में आया? क्लियर है ना? अब आपको ये नहीं देखना है कि माइनस में है, प्लस में है, बटा में, कुछ में भी हो, जिसका गुणांक पूछे उसको निकाल कर जो बचे, क्योंकि उसमें इसका मतलब y में किस अंक से गुणा किया गया, तो -7x² से। बोलो इतना क्लियर है? सब लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं। अब आपने ये देखा पद, आपने पद देखा, एक पद होगा तब एक पदी बहुपद, इसे एक पदी बहुपद बोले। दो पद होगा द्विपदी बहुपद, तीन पद होगा त्रिपदी। अगर तीन से ज्यादा पद होगा तब क्या होगा, बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल बोलेंगे उसे, पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर है? जैसे 7x² -2z है ना, +5pq -771zy। तीन पद से ज्यादा है, क्या दिक्कत है? तो ये बहुपद है। बताओ समझ में आया? अब यहां से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं आसानी से, तो क्या आप आसानी से आंसर दोगे या आसानी से गलत कर दोगे? चलो वो तो रिजल्ट बताएगा। क्लियर है? बताइए ये बहुपद है या समीकरण है? समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर दायां पक्ष बायां पक्ष नहीं है। ये तो क्लियर है, चलो आसानी से आंसर दे दिए। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुपद का प्रकार हम लोगों ने समझा, 4 प्रकार का बहुपद होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी बहुपद। 4 प्रकार का बहुपद आपने देखा, वो भी पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। लेकिन आप बताओ ये सारे बहुपद हैं, जैसे मान लो मैं लिखता हूं, एक बहुपद लिखता हूं 7x। अब बताओ यहां पर एक टर्म आता है बहुपद की घात, पहले मैं लिख देता हूं, एक आता है बच्चा बहुपद की घात, और इसको इंग्लिश में पावर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं?
जो चर की अधिकतम घात होगी उसी को बहुपद की घात कहते हैं। सीधा आप बोलो, चर की अधिकतम घात कहलाएगी बहुपद की घात। जैसे मैं कह दूं, बताओ 7x² प्लस 5y माइनस x, इसमें बहुपद की घात क्या है? तो अधिकतम घात क्या है चर का? 2। अधिकतम घात क्या है? 2। इसका मतलब बहुपद की घात इसमें क्या होगी? 2 होगी। अब ऐसे बहुपद जिनमें घात हो ही ना, ऐसे बहुपद जिनमें घात हो ही ना, जैसे मैं कह दूं 7, जैसे मैं कह दूं 7, तो 7 में क्या कोई चर है? नहीं। 7 में क्या कोई चर है? तो आप कहोगे नहीं है। जैसे देखिए आप 7 में कोई चर नहीं, मतलब हम 7 को लिख सकते हैं 7x की घात 0, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है, मैं भी पढ़ाऊंगा। और वो रूल क्या था? घातांक वाला, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर, किसी भी नंबर की घात 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा। तो उसमें बहुपद की अधिकतम घात 0 है, कुछ नहीं तो मतलब 0 है। 7x की घात 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। याद रखना, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, जहां पर बहुपद की घात क्या होगी? अच्छा, इन्हीं को हम अचर पद भी बोल सकते हैं। इन्हीं को क्या बोल सकते हैं? अचर पद बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब बहुपद की अगर अधिकतम घात 1 है, 7x प्लस 5, बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग सुने होंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो भाई अगर रैखिक समीकरण में बदलेंगे तब 7x प्लस 5 बराबर 0 कर दो, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? लीनियर यानी कि रैखिक, लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद। बोलो क्लियर है इतना? अब वो बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 2। जैसे मैं कर दूं 2x² प्लस 5x माइनस 7। अब आपको यह नहीं देखना है द्विपदी है, त्रिपदी, कौनोपदी हो, इससे नहीं मतलब है ना। बहुपद की घात से मतलब, बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जब बहुपद की अधिकतम घात 2 रहता है तब इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है ना बहुपद। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात बहुपद। बोलो समझ में आया? इसे कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन मान लो बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, जैसे मैं कह दूं x की घात 3, बताओ ये कैसा बहुपद है? तो आपको पद नहीं देखना है ना, क्योंकि बहुपद आपने ऑलरेडी पढ़ा था, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, बहुपद है। अब बहुपद में कौन सा बहुपद है? इधर के अनुसार एक पदी है, घात के अनुसार ये त्रिघात बहुपद है। क्लियर है? ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्लियर है? अगर मान लो बहुपद की घात 4 हो, x की घात 4 प्लस 5, तब इसे बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। क्या बोलेंगे? चतुर्घात बहुपद, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चतुर्घात बहुपद। अब ये घात के आधार पर जनरली बहुपद आपका इतने प्रकार का होता है: शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। बोलो क्लियर है? इनको आप समीकरण में बदल सकते हैं। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे एक चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वहां पर एक ही वेरिएबल की बात होगी, एक्स एक्स, एक समीकरण में एक ही वेरिएबल रहेगा। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ पा रहे हैं? बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुआ?
मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार इसको रिवीजन करते हैं और दिमाग में सेट कर लो आप लोग। रेडी? चलिए बताइए। सबसे पहले आपने समझा कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या जिनका मान फिक्स होता है। दूसरा आपने देखा वेरिएबल्स यानी कि चर संख्या जिनका मान फिक्स नहीं होता। तीसरा आपने देखा लाइक टर्म का ही प्लस या माइनस होता है ना। सजातीय पद जिनके चर संख्या बराबर रहते हैं, और अनलाइक टर्म यानी विजातीय पद जिनके चर संख्या बराबर ना हो। एग्जाम्पल दिया गया। फिर यहां पर आपने देखा ये आज 5वां नंबर यहां पर आ जाते हैं टर्म, मैंने नंबरिंग किया बच्चा, ठीक है। टर्म यानी कि पद या तो केवल वेरिएबल्स या कांस्टेंट से बनेगा या तो प्लस माइनस गुणा भाग से बनेगा।